Students, all of you are once again welcome in Akanksha classes. I am सुशील सर और मैं आज आपको केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। कल हम लोग सीखे थे रासायनिक परिवर्तन चैप्टर, ये पार्ट 2 है जिसमें हमने सीखा था रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया सीखा था। और आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण। आज हम लोग क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया को रसायन में प्रयोग होने वाले तत्वों और यौगिकों के सूत्रों व प्रतीकों की सहायता से उन्हें प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना ही समीकरण कहलाता है। तो समीकरण क्या है बच्चों? समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है हमारा? रासायनिक परिवर्तन को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करने को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऐसा भी कह सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलेज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। तो आइए लिखते हैं रासायनिक समीकरण। हेडिंग लगाते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बच्चों का क्या है? रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। करेंगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकों व सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकों व सूत्रों की सहायता से प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। बच्चों, हम समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वह विधि है जिसमें जिस विधि द्वारा कोई रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जब जिंक को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो सफेद पाउडर, सफेद चूर्ण बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड इक्वेशन, वर्ड मीन्स शब्दों में हम उस समीकरण को लिखने की कोशिश करते हैं। दिस मीन्स हम यहाँ लिखेंगे जिंक। तो बच्चों यहाँ पे जिंक, हमारा जिंक में क्या मिलाएंगे? ऑक्सीजन। तो जिंक प्लस ऑक्सीजन, एरो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड। क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड।
जिंक ऑक्साइड बनता है। अब ये हमने किस में लिखा, शब्दों में लिखा, तो ये हमारा कैसा समीकरण कहलाएगा, शब्द समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग शब्द समीकरण लिख लेते हैं। शब्द समीकरण, ये शब्द समीकरण क्या होते हैं, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन द रिप्रेजेंटेशन of जब हम किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखते हैं तो ऐसा समीकरण शब्द समीकरण कहा जाता है। शब्द समीकरण कहा जाता है। बच्चों लिख लीजिए, ये ऊपर शब्द समीकरण का उदाहरण है, मिटा दें। अब बच्चों देखते हैं हम लोग कि समीकरण को और कितनी हम आसान बना सकते हैं। यहाँ पर हमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। हम ये जान रहे हैं कि कोई जिंक है जो ऑक्सीजन में मिलाया गया है और तब बना है जिंक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे तीर के लेफ्ट हैंड साइड में अर्थात बाईं ओर होंगे, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक। क्या बोलते हैं इसे, अभिकारक। और इधर वाले को बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उत्पाद को, प्रोडक्ट। और इधर हमें लिखा है अभिकारक। अभिकारक को बोलेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बोलेंगे। तो बच्चों, अगर अभिकारकों में एक से ज्यादा पदार्थ भाग लेते हैं तो उनको प्लस की साइन से जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद दे रहे हैं, दो रिएक्टेंट अभिकारक मिलकर अकेला उत्पाद दे रहे हैं। तो अब बच्चों, हम इस समीकरण को और आसानी से कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं जिंक, जिंक हमारा एक मेटल है, तो हम जिंक का यहाँ सिंबल लिखते हैं Zn। और ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कोई भी हम एलिमेंट लिखेंगे तो विथ इट्स एटॉमिसिटी, उसकी परमाणुकता के साथ लिखेंगे। हमको लिखना है
ऑक्सीजन, तो हम क्या लिखेंगे O2। क्या लिखेंगे बच्चों O2। क्यों लिखेंगे O2? क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 होती है। अब हम इधर जिंक ऑक्साइड, तो हम यहाँ पे आपने बनाया होगा जिंक की 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है। तो यहाँ पे जब हम बैलेंसी लेंगे तो हमें दिखेगा क्या ZnO। क्या दिखेगा ZnO। तो हम यहाँ पे बना देंगे ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड। क्या बना देंगे जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों ये बन गया हमारा समीकरण। ये हमारा क्या बन गया समीकरण बन गया है। लेकिन बच्चों हम अब इसमें भी हमें पूरी तरह जानकारी मिल नहीं पा रही है। तो अब अगर हम देखें जिंक, इसे और ज्यादा जानकारी देने वाली समीकरण बनाने के लिए हमें इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दिखाना पड़ता है। किनकी भौतिक अवस्थाओं? अरे भाई जो भी इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो भी इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखना पड़ता है। तो भौतिक अवस्थाएं लिखने के लिए जिंक, अब जिंक किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पे हम ठोस के लिए सॉलिड अर्थात स्मॉल गैस लिख देते हैं बगल में, और द्रव के लिए लिक्विड स्मॉल गैस लिखते हैं, और गैस के लिए या तो स्मॉल जी लिखते हैं और या बगल में ऊपर की ओर तीर लगाते हैं क्योंकि गैस ऊपर जाती है हल्का होने के कारण। जबकि अवक्षेप हमारा भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार नीचे की ओर एक तीर लगा देते हैं। तो इसे भौतिक अवस्थाओं को दिखाने से और ज्यादा रिलेबल इक्वेशन हमें मिलता है और ज्यादा जानकारी समीकरण से मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम दिखा दें ऑक्सीजन क्या है? गैस है, लेकिन ये दिखा रहा है गैस निकल रहा है, तब यहाँ पे हमें जी लिखना पड़ेगा। तो बच्चों जब गैस का इवोल्यूशन होगा तो हम ऊपर तीर लगाएंगे, लेकिन जब गैस अवस्था में ही हम उसको यूज करेंगे तो स्मॉल जी लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल यस। क्या लिखेंगे? स्मॉल जिंक सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैस स्टेट, जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट। तो बच्चों ये हमारा समीकरण तो बन गया है, लेकिन अब हम और चर्चा करते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़ा था बच्चों? रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें आपने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें आपने कहा था याद होगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ऐसे में हम देख लें कि क्या भार बराबर होगा या नहीं। तो इधर जिंक का हमें एक आइटम दिख रहा है, तो जिंक का कितना होता है? 1 इंटू कितना होता है जिंक का? 62। एक जिंक है, इधर जिंक का एक परमाणु है, इधर भी जिंक का एक ही परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अर्थात उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान की अपेक्षा कम है, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी इस समीकरण में क्या गलती है? जानकारी तो दे रही है, लेकिन कितनी बड़ी कमी कर रही है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम टूट रहा है। क्या होना चाहिए? अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तब अब हमको जरूरत पड़ती है समीकरण को संतुलित करने की। अब आपके समझ में आ गया होगा कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। अगर समीकरण को संतुलित ना किया जाए तो उत्पाद और अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर नहीं होगा। ऐसे में द्रव्यमान संरक्षण का नियम टूट जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यही कारण है कि समीकरण को संतुलित करना चाहिए। ये हमारा था आज संतुलित समीकरण। आइए देखते हैं समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो बच्चों हम आइटम नहीं बढ़ा सकते ना ही घटा सकते हैं, यानी परमाणुओं को ना हम घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं,
ना हम परमाणुओं को घटा सकते हैं ना हम परमाणुओं को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बैलेंस करें? संतुलन बैलेंस करना, तो हम क्या करते हैं, अणुओं को हम बढ़ा देते हैं या अणुओं को घटा देते हैं। तो साहब आइए, एक जिंक के परमाणु बराबर हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो इसे 2 करने के लिए इधर 2 से हम गुणा कर देते हैं। अब फिर से चेक करते हैं, 1 एकम 1 जिंक 1 दुआएं 2 जिंक, ये तो फिर अनबैलेंस आ गया। अब यहाँ भी 2 से गुणा कर दिए, फिर देखते हैं 2 एकम 2 जिंक 2 एकम 2 जिंक, यानी जिंक के परमाणु दोनों तरफ बराबर। अब देखते हैं 2 एकम 2 ऑक्सीजन और 1 दुआएं 2 ऑक्सीजन, तो बच्चों ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अर्थात अब अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। और अब यह हमारा बन चुका है संतुलित समीकरण। तो हेडिंग लगा लेते हैं, संतुलित समीकरण क्या होता है, लगा लेते हैं हेडिंग, संतुलित समीकरण हेडिंग लगा दिए। संतुलित समीकरण, ये संतुलित समीकरण क्या होता है? क्या होता है जब कोई आता है, आइए देखते हैं क्या होता है संतुलित समीकरण में। संतुलित समीकरण का हेडिंग लगाते हैं, संतुलित। अब इसको आप लिख सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण। क्या देंगे, जिस रासायनिक समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों तथा उत्पादों के रूप में प्रत्येक तत्व मीन्स एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या समान होती है। उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों, यानी इस तीर के, जो तीर हमारा दिखाता है समीकरण का साइन है कि इधर नया पदार्थ बना, इधर हमारे अभिकारक मौजूद हैं। तो अभिकारक में जो तत्व रहेगा निश्चित रूप से वह उत्पाद में भी रहेगा। लेकिन दोनों, मान लीजिए अभी हमने जो एग्जांपल दिया था जिंक, तो जिंक हमारा इधर भी था, उत्पाद अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। तो जिंक का हमने देखा, आपने देखा कि हमने जिंक का परमाणुता दोनों तरफ बराबर किया,
और ऑक्सीजन की भी परमाणुता दोनों तरफ बराबर किया, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम न टूटे। बच्चों कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या ले लेते हैं? चलिए ले लेते हैं कोई मेटल मीन्स धातु, मेटल मीन्स धातु प्लस एसिड ले लेते हैं, एसिड मीन्स अम्ल। तो बच्चों अगर हम अभिकारक के रूप में धातु और अम्ल लेंगे तो क्या होने वाला है? बनने वाला है लवण, साल्ट प्लस H2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने क्या लिखा? इसी को आप बोलते हो वर्ण समीकरण, शब्द समीकरण। लेकिन बच्चों धातु तो कई हैं, आप कोई भी धातु ले लो। बोलते हैं तो एल्यूमिनियम लेता हूं, एल्यूमिनियम या एक धातु है, एक एसिड। कौन सा एसिड लूं? एसिड नाम बताओ। H2SO4 बड़ा अच्छा लगता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये? सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम जानते हैं क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। या बच्चों क्लास 8 में, कक्षा 8 में आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा। इसमें पढ़ा होगा आपने केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका आइए पता कीजिए। ये हमारा जो ऊपर की ओर है वो मोल रिएक्टिव ज्यादा अपक्रियाशील है, नीचे वाले कम अपक्रियाशील हैं। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति बड़ी दयनीय है और एल्यूमिनियम इनसे बहुत ज्यादा अपक्रियाशील है। इसको डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट खुद बना देगा। अपना सल्फेट बना देगा तो क्या आएगा? Al2SO4 का होल थराइस प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनाएगा बच्चों? H2। अब ये गैस निकलेगी, ध्यान दो, ये गैस निकल के ऊपर चली जाएगी, तो हमने ऊपर की ओर लगा दिया। अब यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 2। हमें ये देखना है कि हमने अपक्रिया तो करवा दिया, अब अपक्रिया को करवाने के लिए हम इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। अब ये देखना है या समीकरण संतुलित है या नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं धातुओं की तरफ से। तो एक एल्यूमिनियम, दो एल्यूमिनियम, सबसे बड़ी दिक्कत। क्या करेंगे? पहले 2 लगा देंगे, अब फिर शुरू करेंगे। तो 1 2 एल्यूमिनियम, 2 1 कम 2 एल्यूमिनियम बराबर। आगे देखते हैं 2 हाइड्रोजन बराबर। फिर देखते हैं 4 1 कम 4 ऑक्सीजन, 4 3 12 ऑक्सीजन। क्या करें? 3 से गुणा करें, 3 से। अब फिर चेक करते हैं 2 एल्यूमिनियम, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन। अब फिर से देखते हैं 2 एल्यूमिनियम, 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन और यहाँ 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन, 3 एकम 3 सल्फर और यहाँ 3 एकम 3 सल्फर और यहाँ पे बन चुका है 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी है 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो अभी हमारा एग्जाम्पल किसका है? संतुलित समीकरण का। दूसरा लेते हैं हम, आगे क्लियर कराते हैं। धात्विक कार्बोनेट प्लस अम्ल, धात्विक कार्बोनेट प्लस अम्ल एरो
क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? लवण प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड किस रूप में होगा? बहुत जल्दी जान जाते हो। गैस प्लस प्लस क्या बनाएगा? अफसोस यही है कि एक बार में समझ में नहीं आता। अब धात्विक कार्बोनेट कोई मेटल बोलो, CO3 लगा दोगे कार्बोनेट बन जाएगा। बोलते हैं क्या बोलें? जो आप बोलो। मैग्नीशियम। चलिए मैग्नीशियम की दो वैलेंसी, कार्बोनेट की दो वैलेंसी कट गई, MgCO3। एसिड कौन सा ले लें? कौन सी एसिड? नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब बनाते हैं क्या है? MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारा क्या मिला हमको? रासायनिक समीकरण मिला। अब हमें चेक करना है क्या हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। आइए चेक करते हैं। एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ये मामला गड़बड़ है। फिर देखते हैं 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब ये बैलेंस हो चुका। ये समझ में आया? और एग्जांपल ले लेते हैं। और यहाँ पे जहां लिखा धात्विक कार्बोनेट, अगर यहाँ पे धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे तब भी यही बनेगा, तब भी यही बनेगा। यानी अगर उत्पाद में धात्विक कार्बोनेट के बजाय धात्विक बाइकार्बोनेट या धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए और रिएक्शन करवाइए एसिड से, तब भी सेम प्रोडक्ट आएगा, यही उत्पाद तब भी आएगा। देखते हैं। Al HCO3 एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट प्लस कौन सा एसिड ले लूं? नाइट्रिक एसिड लूं, HNO3, HN। बच्चों अब क्या बनने वाला है? साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। पहले बनाते हैं कि अब किसका साल्ट बनेगा? जो मेटल होगा उसी का साल्ट बनेगा बाबू। तो कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट। क्या बनाना है हमको? एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है तो Al के बगल कुछ नहीं दिखेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो NO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? Al NO3 का होल थ्राइस प्लस CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस करते हैं। एक एल्यूमिनियम दैट इज बैलेंस्ड। आइए आगे देखते हैं। 3 3 6 ऑक्सीजन, 3 त्रिका 9, 2 11 और 1 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। तो अगर हम इसे 3 कर दें
दो कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6 और 3 9 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 2 11 और 1 12 है, तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। तो कहाँ से बढ़ाया जाए? अरे क्यों ना इसके आगे लगा दिया जाए, लेकिन अब इसको बढ़ाएंगे। कहाँ पे? मैं वही कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ चाह रहा कि मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा 3। अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 12, 3 त्रिका 9 2 11 और 1 12। ये नहीं बनेगा, 6 लाना पड़ेगा 6। अब 6 त्रिक 18 और 3 21, 3 त्रिका 9 2 11 11 और 3 15। तो इस प्रकार 3 एकम 3 3 3 त्रिका 9 9 3 12 और 2 14, 4 लाना पड़ेगा। तो अब हम बैलेंस करते हैं, कितना हो गया 3 और 3 3 6 18 और 3 3 7 18 3 22। इधर इधर बढ़ा देते हैं। आखिर यहाँ भी तो गलत है, गलत तो यहाँ भी हुआ। आप लोग इतना भी देख रहे हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, क्या होती है -1। क्या बनेगा AlHCO3 का होल थराइस, ये बना जाएगा। तो Al आपने गलत करवा दिया, आप लोग समीकरण नहीं बैलेंस करवा पा रहे हो। और कितना बैलेंस करवाया हूं? कम बैलेंस किया समीकरण, कम बैलेंस किए हो। बनेगा AlHCO3 का होल थराइस प्लस कौन से लिखे हम HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। तो AlNO3 का होल थराइस प्लस CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O। देखते हैं बच्चों, एक एल्यूमिनियम सही है, एक एल्यूमिनियम 3 कार्बन 1 कार्बन। तो यहाँ 3 बढ़ाते हैं, 3 कार्बन बराबर हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को, देखते हैं तो 3 एकम 3 और 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन कर देते हैं। अब काउंट करते हैं हम नाइट्रोजन को, तो कितने नाइट्रोजन हुए? 3। अब 3 और 3 6, यहाँ पे 3 कर देते हैं तो 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब 3 हाइड्रोजन और यहाँ तो 6 हाइड्रोजन, यहाँ 3 और 3 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 18, 3 त्रिका 9 6 15 3 18 बैलेंस। अब हमारा कैसा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण? संतुलित समीकरण है। कुछ और भी एग्जाम्पल लेना चाहें या अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार।
कितने प्रकार के राशि समीकरण होते हैं। तो हम सबसे पहले एक आधार देंगे, एक बेस देंगे कि ऑन व्हिच बेसिस, किस आधार पर हम समीकरण का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर के बेस पर अर्थात तापमान के आधार पर समीकरण के प्रकार, किसके आधार पर? तापमान। ऊष्मा मीन्स एक ऊर्जा है, ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। निम्न दो प्रकार की होती है। कौन कौन? नंबर 1 लेते हैं। हमारा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी इस अभिक्रिया को ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ऊष्मा में होता है गर्मी और शोषी मतलब होता है सोखने वाला। इसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बच्चों क्या लिखेंगे डिफिनेशन? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा ऊष्मा विद्युत या प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों अब हमें कुछ उदाहरण आप लोग ऐसे बताओगे जो ऊष्मा शोषी का उदाहरण हो। ऐसा उदाहरण आप बताओगे जो ऊष्मा शोषी का उदाहरण हो। ऐसे आप लोग हमको बताओगे जो
ऊष्माशोषी का उदाहरण हो। तो एक उदाहरण आप हमको बताएंगे ऊष्माशोषी का। जब ऊष्माशोषी का उदाहरण, ऊष्माशोषी का एक भी उदाहरण आप लोगों को याद नहीं है ऊष्माशोषी का? नाइट्रोजन ऑक्सीजन को उच्च दो वीडियो। चलो बच्चों, अब हम लोग ले लेते हैं ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के कुछ उदाहरण। चलिए, कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन, हमने आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बताए हैं, कोई एक केमिकल रिएक्शन बताइए जिसमें हीट की आवश्यकता पड़ रही हो। कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट। तो बच्चों, इस हीट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं, मीन्स गर्म करते हैं, तो ये हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग, एक कैल्शियम, तीन ऑक्सीजन और यहाँ पे एक कार्बन। तो ये बैलेंस है बच्चों। जब कैल्शियम कार्बोनेट एक हैवी अणु है, जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह छोटे छोटे दो अणुओं में टूट जाता है। अर्थात इस अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यह अपक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अपक्रिया है। दूसरा उदाहरण लिखते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl2 प्लस, तो बच्चों AgCl2 प्लस, बच्चों हम इस पे गर्म करते हैं सनलाइट। तो बच्चों यहाँ पे हम सूर्य के प्रकाश में अगर आप सिल्वर क्लोराइड को रख दोगे, सूर्य का प्रकाश, तो बच्चों क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी ना। तो अब क्या बना देगा ये? Ag प्लस Cl2। बच्चों और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, दोनों को, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन को हीट करें, यानी गर्म करें, तो लिख सकते हैं ऊष्मा। तो बच्चों क्या बनने वाला है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बच्चों बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाया। और एग्जांपल दीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड प्लस लाइट। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रख दें, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr2 को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दें, सूर्य का प्रकाश, तो बच्चों ये सिल्वर और ब्रोमीन के परमाणु अलग अलग टूट जाते हैं। और उदाहरण लिख देते हैं। लेड नाइट्रेट। तो बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर इसे हम गर्म करते हैं, लेड तो बनाएगा PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए हम
PbO 2 3 4 और 3 दूनी 6। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं कितना हो गया है, 2 2 4 1 5 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो बच्चों यहाँ पे Pb एक Pb तो हमारा 2 गुना 2 2 4 1 5 3 दूनी 6। दो गुना 4 1 5 1 6 कंप्लीट हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। और एग्जांपल लिख लेते हैं। फेरस सल्फेट, हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस की बैलेंसी 2 है, याद रखिएगा। फेरस बोलूंगा तो बैलेंसी 2 आएगा, अगर मैं फेरिक बोलूंगा तो बैलेंसी 3 आएगी। इसी प्रकार जब मैं क्यूप्रस बोलूंगा तो बैलेंसी 2 आएगी, जब मैं क्यूप्रिक बोलूंगा तो बैलेंसी 3 आएगी। चलिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बैलेंसी 2 है, प्लस 8 FpSO4 को जब बच्चों हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे फेरिक ऑक्साइड, तो बनाएगा, देखिए फेरिक ऑक्साइड, फेरिक बैलेंसी 3, तो क्या बनेगा Fe2O3, Fe2 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। आइए बैलेंस करते हैं। एक Fe 2 Fe बैलेंस हो गया, 2 करते हैं। 2 फेरस यानी 2 आयरन, 2 आयरन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 3 8 ऑक्सीजन। ये बैलेंस है। कुछ और उदाहरण देते हैं आपको हम। ये सारे उदाहरण उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के हैं। अगला पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, तो बच्चों KClO3 पोटेशियम प्लस 8 क्लोरेट को भी अगर हम ऊष्मा देंगे पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। बच्चों देखते हैं कि ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं, और यहाँ भी हम 2 कर देते हैं। तो कितना आता है, 3 दूनी 6, और यहाँ भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये बैलेंस हो गया। और एग्जाम्पल बोलिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, प्लस 8 ये हो चुका है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है सोडियम में टूटेगा। अगला बोलिए। हाइड्रोजन H2O को विद्युत दे दें। वेरी गुड। आपने इलेक्ट्रोलाइसिस सुना, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम जल का अपघट्य करवाते हैं, यानी इसमें विद्युत पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तब बच्चों एक टूट जाता है, किसमें किसमें, H2 प्लस O2, ये दोनों क्या है, गैस। तो बच्चों जो बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। तो बच्चों अब हम लिखवाते हैं आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। तो बच्चों ऊष्मा क्षेपी क्या होगा, एक जो थर्मिक होगा, एक जो थर्मिक केमिकल रिएक्शन,
ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी। क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी होगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। अभी तक ऊर्जा की जरूरत थी, अब ऊर्जा मुक्त होती है, तो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब उदाहरण का जरूर बदलेगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये सेकंड नंबर है। चलिए बच्चों, अब इसका भी हम कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं आपने घर पे अपने चूने से कभी पुताई होते हुए देखा है? जब चूने को पानी में घोलते हैं तो बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, और जिस बर्तन में चूने को घोला जाता है वह बर्तन गर्म हो जाता है। तो यह बच्चों कैसे रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपी का। चलिए पढ़ते हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो क्या होता है? तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। बच्चों यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है, और उसमें ऊष्मा की जरूरत थी और इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ये क्या? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक। इसमें हीट एग्जिट होता है, निकलता है। अब एग्जाम्पल बोलिए। मीथेन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊष्मा प्लस ऊष्मा। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा जो हमने लिखा है उसमें हमने मीथेन लिया है CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। तो कितने H? 2H, इधर 4H। हमें बैलेंस करना ही होगा। चलिए इधर लिख देते हैं। दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इधर लिखता हूं। फिर से बोला जाए। मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। देखते हैं 2 1 3, यहाँ पे 2 ही है तो ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, तो हो जाता है 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे हो चुका है 2 एकम 2 और 2 4 ऑक्सीजन। अब बैलेंस है। और उदाहरण बोलिए। ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है? C6H12O6 प्लस O2 बोले CH4 C6H12O6 यानी हो गया ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब प्रोडक्ट क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस
ऊष्मा, हीट मीन्स। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने कार्बन 6 कार्बन, इधर कितने कार्बन 1 कार्बन, किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से। आगे देखते हैं कितने हाइड्रोजन 12, इधर कितने हाइड्रोजन 6, क्या करना पड़ेगा 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब आते हैं कितने ऑक्सीजन 6 2 8, कितने ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18, इधर 6 हैं, यहाँ पे कर देते हैं 6O2, हो गया बैलेंस। बच्चों ये उदाहरण किसके थे, ये उदाहरण हमारा था ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक जिसमें ऊष्मा निकलती है, और पहला मैंने बताया था एंडोथर्मिक जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार ऊष्मा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 एंडोथर्मिक, जिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ऊष्मा किसी भी, ऊष्मा ही क्यों, किसी भी रूप में ऊर्जा की जरूरत पड़े उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक, अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जिनमें ऊष्मा निकले, ऊष्मा नहीं ऊर्जा निकले किसी भी रूप में, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक समझ गए होंगे आप लोग। अगले वीडियो में आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार